जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। आपको सारा प्रश्न भौतिकी का, फिजिक्स का सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं और इन सभी प्रश्नों को अगर आप कर ले तो प्यारे बच्चों, तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में आपको 8 में से 8 प्रश्नों को बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है ना। तो इन सभी प्रश्नों को आप जरूर कर लें। अगर आप इन सभी प्रश्नों को नहीं करते हैं तो थोड़ा आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आपको बोर्ड एग्जाम में करना पड़ेगा। इससे बेहतर होगा कि उन कठिनाइयों को ना करना पड़े, उससे बेहतर है कि इन सभी प्रश्नों को आप जो है डिटेल तरह से आप समझ लें। सभी प्रश्नों को एक झलक आप जरूर देख लें, ठीक है। अब बतियाइए कम, लेकिन देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा समय निकाल कर देख लीजिए, है ना। सेकंड पर्सन को, है ना, उसको अपने समय ना दे, बल्कि 10 दिन समय आप खुद के ऊपर दे दे, अपने भविष्य के ऊपर दे दे, है ना। जिसके कारण खुद के ऊपर दे और अपने 10 दिन उस माँ बाप के लिए दीजिए जो कि इतना उत्सुकता है कि आपके रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है ना। तो उनके लिए 10 दिन जरूर दीजिए। चलिए, और साल में तो आप हर रोज तो समय उनको दे ही रहे हो, तो कुछ समय अपने माँ बाप के लिए भी दे दीजिए। अपने लिए ना सही पढ़िए, लेकिन माँ बाप के लिए तो कम से कम रिजल्ट लाइए बढ़िया, ठीक है। चलिए, और हर बार हमेशा हम कहते हैं कि हर प्रश्न किसी न किसी साल पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को आपको बता रहे हैं और याद रखिएगा। और इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनिए। हाँ, और कंप्यूटर महाशय आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र रिक्वेस्ट है कि आप जो है थोड़ा सा वॉइस पे, आवाज़ पे, साउंड को आप चेक कर ले कि साउंड बेहतरीन तरह से आ रहा है या ना आ रहा है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होनी चाहिए। पहला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, पहला नंबर आपका प्रश्न है गोलीय दर्पण क्या है। पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है प्यारे बच्चों, तो पहला नंबर प्रश्न है गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इन सवालों को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम में जरूर पढ़ लीजिएगा। पूछा गया है गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, और यहाँ पे त्रिज्या दे दिया है, क्या है त्रिज्या दे दिया गया है, और कह रहा है फोकस निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है इसको आपको बताना है, इसका परिभाषा आपको लिखना है। तो लिखिएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, लिखिएगा वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। वैसा दर्पण जो एक खोखले गोले का क्या होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसके गोलीय दर्पण कहते हैं। तो फिर से सुनिएगा, वैसे दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होते हैं उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद आपको जो त्रिज्या दिया हुआ है, लिखिएगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, और आपको सूत्र मालूम होगा कि F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। तो R कितना दिया 20 सेंटीमीटर, तो F बराबर R कितना दिया 20 सेंटीमीटर, 20/2 तो जो है फॉर्मूला में ही दिया हुआ है, 2 तो आपके सूत्र में ही दिया हुआ है ना। तो 2 पर 10 बार में कट गया, 2 के 10 बार में कट गया, 10 बार में कटा कि नहीं कटा, तो 10 बार में कट गया, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, 10 ही आंसर आपका आएगा। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, आपको त्रिज्या दिया था, इसको भी सॉल्व कर दिया, फोकस निकाल दिए, कितना फोकस आएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न आपका है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कुछ क्या पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, सुनिएगा, है ना, और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझना है तो एक बार समझना है तो दोबारा फिर इस वीडियो को देखिएगा, फिर समझिएगा, लेकिन समझिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, सुनिएगा। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित किरण समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। कहने मतलब यह है, उत्तल लेंस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या करती है, तो एक बिंदु पर आकर वह मिलती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। कहने मतलब है
कि उत्तर लेंस की ओर आने वाली किरणों को क्या करता है, तो अभिसरित करता है। उत्तर लेंस क्या करता है, तो उत्तर लेंस अभिसरित करती है। क्या करती है, तो अभिसरित करता है। अतः उत्तर लेंस के इसी गुणों को क्या कहते हैं, इसी गुण को अभिसारी लेंस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि उत्तर लेंस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तर लेंस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर आकर मिलती है, जब एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उत्तर लेंस के एक बिंदु पर आकर जब मिलती है तो उसे वो क्या करती है, तो प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देती है, अपसरित कर लेती है। इसी कारण उसे क्या कहा जाता है, इसी कारण से उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसी कारण से जो है उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। एक प्रश्नों को एक बार ना हम 1000 बार बोलेंगे जब तक आपको समझ न आ जाए। आपको खराब लग रहा है सुनने में तो आप नहीं सुनिए, है ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो सुनने वाला बच्चे हैं वो जरूर सुनेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है, दृष्टि दोष क्या है या कितना प्रकार का होता है। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहला वीडियो में ही आपको बता दिए थे कि दृष्टि दोष क्या है। यही तो आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि जितना प्रश्न करवा रहे हैं प्यारे बच्चों, किसी ना किसी साल पूछा ही गया है और किसी ना किसी साल पूछा जाता है, और यही प्रश्नों को आपको घुरा कर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारा करवा रहे हैं। तो कुछ बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ आपके बुक से है, कुछ आपके बीवीडी से है, सारे प्रश्नों को हम आपको करवा रहे हैं। तो दृष्टि दोष क्या है, तो आपको हम बता दिए थे कि जब किसी इंसान को जब निकट रखी वस्तु भी और दूर रखी वस्तु भी जब स्पष्ट रूप से उस इंसान को दिखाई ना दे, उसे दृष्टि दोष कहते हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको हम बता दिए थे। एक निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा दूर दृष्टि दोष होता है, तीसरा जरा दूरदर्शिता होता है। कहीं 5 गो, कहीं 6 गो, कहीं 7 गो लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है। दृष्टि दोष मात्र 3 प्रकार का होता है, आप याद रखिएगा, यही आपके लिए बहुत काफी है, ठीक है। ज्यादा ध्यान अब इधर उधर मत दोहराइएगा। चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा थक जाते हैं, ठीक है। क्यों इसलिए थक जाते हैं, क्योंकि लगातार क्लास लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। कहने मतलब यह है, सीधा आपसे प्रश्न पूछ दिया गया है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये भी प्रश्न अगले वीडियो में आपको हम बताए थे प्यारे बच्चों। अगर आप नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम फिर आपको समझाएंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। चलिए हम आपको बताते हैं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम है। सिर्फ आप आकाश को देख लेते, अरे भाई क्या सेल्फी आ रहा है, क्या लाजवाब सेल्फी आ रहा है। आप मोबाइल से ले लेते हैं, उसे उठाते हैं और सेल्फी, वाह वाह लाजवाब सेल्फी आ रहा है ना। सेल्फी ले लेते हो, है ना। इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फेसबुक हर सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हो। तरह तरह के जो है हीरो नियर गाना, तरह तरह के गाना लगाकर आप उसे सेंड कर देते हो, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आज आपको विनायक सक्सेना आपको बताएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको हम बताए थे कि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है बहुत ही कम होता है। आपको मालूम है प्यारे बच्चों, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, लेकिन नीला रंग का प्रकीर्णन जो होता है नीला रंग का प्रकीर्णन बहुत ही अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, लेकिन नीला रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। जिसके कारण हमें क्या होता है, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, इसका जवाब आपको मिल गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी आया होगा। तो उसके बाद अगले नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वह किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि क्या पूछा गया, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। चलिए बताते हैं कि आपको जो है किसी चालक का प्रतिरोध जो है किन कारकों पर निर्भर करता है। तो लिखिएगा प्यारे बच्चों, लिखिएगा किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। लिखिएगा किसी चालकों का प्रतिरोध जो होता है निम्नलिखित कारकों के ऊपर निर्भर करता है। पहला लिखिएगा तार की लंबाई पर। दूसरा लिखिएगा तार की लंबाई पर। उसके बाद लिखिएगा तार की मोटाई पर। उसके बाद लिखिएगा तीसरा लिखिएगा चालक तार पर ताप बढ़ने से चालक की प्रतिरोधकता बढ़ता है। अगर आप डिटेल से लिखना चाहते हैं लिखिएगा तार की लंबाई लिख कर लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा किसी तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। किसी तार लिखिएगा किसी तार का प्रतिरोध की लंबाई का समानुपाती होता है। लिखिएगा R समानुपाती I। उसके बाद लिखिएगा
तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर लिखिएगा किसी तार का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती 1/A, 1/A। ए आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, ए आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, R हो जाएगा आपका प्रतिरोध, R आपका हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, चलिए तीसरा आपका है चालक के तार पर, चालक के तार पर ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोधकता बढ़ता है। कहने मतलब चालक के तार में चालक के तार में जब ताप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है? अगला नंबर प्रश्न आपका प्यारे बच्चों, विद्युत मोटर में विभक्त बल की क्या भूमिका है? विद्युत मोटर में विभक्त बल का क्या भूमिका है? तो चलिए प्यारे बच्चों इसको भी सुनिए, समझिएगा और हर एक प्रश्नों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये नहीं रटने का प्रयास कीजिएगा। समझ के रटिए तो ज़्यादा दिन तक चलेगा, है ना। जिस प्रकार फेयर लवली फेस वॉश, है ना, इरिंग बिरिंग, ये सभी चीज़ों को लगाने के बावजूद जो है आप थोड़ा देर के लिए तो आप स्मार्ट दिख जाते हो, है ना। थोड़ा देर के लिए तो आप जो है बाल इससे कर लेते हो, सेल्फी ले लेते हो, दो चार को बहुत बेहतरीन लगते हो आप देखने के लिए, है ना, पोज मार लेते हो। लेकिन वो सभी जो है वो फेयर लवली फेस वॉश कुछ समय के लिए ही काम आपका करता है ना। लेकिन आप जो है आप प्रकृति का जो देन आपका है वही आपका सदैव के लिए चलता है। उसी प्रकार आप अगर जो है रट कर ना बल्कि समझ कर आप याद करते हैं तो बहुत दिनों तक चलता है ना। बाबा आदिम काल तक भी चलेगा, अपने बाल बच्चों को भी आप सिखा देंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा? विद्युत मोटर में विभक्त बल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित किया जाता है तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के भुजाओं पर समान मान लेकिन दिशा में विपरीत बल लगते हैं, ताकि इन भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धारा की प्रबलता समान हो एवं दिशा विपरीत हो। इससे एक बलयुग बनता है जिसके कारण आर्मेचर घूर्ण करने लगता है। कारण मतलब यह आर्मेचर जो होता है वो घूमने लगता है। आपको बताया था ना, आपको इस प्रकार से कुंडली बनाकर हम बताए थे कि यह चुंबक होता है, चुंबक के चारों तरफ तांबा का तार लपटा हुआ होता है, तांबा का तार इस प्रकार का लपटा होता है और यही जो है यही चारों पट्टी क्या करता है, घूमता है ना। आपको बताया था मोटर के साथ यही चारों पट्टी जो है घूमता है। ठीक है, आपको बताए थे। ठीक है, तो एक बार इसको आप जो है फिर से समझ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में हो सके कि ये प्रश्न को आपको बोर्ड एग्जाम में घुरा दिया जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न आपका है प्रत्यावर्ती धारा एवं दृश्य धारा में अंतर बताएं। प्रत्यावर्ती धारा एवं दृश्य धारा में अंतर आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। चलिए एक तरफ लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा और दूसरे तरफ लिखिएगा दृश्य धारा। एक तरफ प्रत्यावर्ती धारा, दूसरे तरफ लिखिएगा दृश्य धारा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा में लिखिएगा इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता है। लिखिएगा, पहला लिखिएगा इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता है। दृश्य धारा में लिखिएगा इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ स्थिर रहता है। कहने मतलब यह है कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा में होता है कि परिमाण एवं दिशा जो समय के साथ बदलता रहता है। लेकिन क्या होता है दृश्य धारा में, क्या होता है परिमाण और दिशा जो होता है वो बदलता नहीं है बल्कि स्थिर रहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखेगा प्रत्यावर्ती धारा में इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने पर कम ऊर्जा व्यय होता है। उसके बाद दृश्य धारा में लिखिएगा आप इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने पर अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा में लिखिएगा ट्रांसफर की सहायता से इस धारा के विभवांतर को घटाना बढ़ाना संभव है। ट्रांसफर की सहायता से इस धारा के विभवांतर को घटाना बढ़ाना संभव है। किसको? तो प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा में अगर ट्रांसफर लगा हुआ है, ट्रांसफर आप देखे होंगे, तो ट्रांसफर की मदद से धारा को कम बेसी कर सकते हैं। और दृश्य धारा में क्या होगा? दृश्य धारा में जो है ट्रांसफर की मदद से जो है इस धारा का विभवांतर को बढ़ाना घटाना संभव नहीं है। कहने मतलब यह है प्यारे बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या है तो ट्रांसफर लगाकर धारा को कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन दृश्य धारा में क्या है तो उसको कम बेसी नहीं कर सकते, धारा का मान में कम बेसी नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। उसके बाद
प्रत्यावर्ती धारा में चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा, इस धारा की सहायता से संचायक सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा में याद रखिएगा कि इस धारा की सहायता से संचायक सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता है। संचायक सेल को क्या नहीं किया जा सकता है, तो संचायक सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता है। और दृश्य धारा में क्या होता है, तो दृश्य धारा में होता है इस धारा की सहायता से संचायक सेल को चार्ज किया जा सकता है। कहने मतलब यह है प्रत्यावर्ती धारा को चार्ज नहीं किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को जो है संचायक सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता है, लेकिन दृश्य धारा में संचायक सेल को चार्ज किया जा सकता है प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद 5वां नंबर आपका प्रत्यावर्ती धारा में यह अधिक वोल्टेज के कारण बहुत खतरनाक होता है। या अधिक वोल्टेज के कारण क्या होता है, तो अधिक खतरनाक होता है। कौन, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा जो है अधिक वोल्टेज के कारण जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन दृश्य धारा क्या होता है, तो यह कम वोल्टेज के कारण जो है वो क्या होता है, तो कम खतरनाक होता है। देखिए आपको पाँच जो है आपको जो है पाँच आपको अंतर बता दिए हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 5 को आपको नहीं लिखना है, बल्कि 2 से 3 आपको लिखना है। जो आपको हल्का लगे वही उठाकर आप लिख दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद प्यारे बच्चों ओम के नियम को लिखें। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ओम का नियम आप याद रखिएगा। याद क्या लिखेगा, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं, इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था क्या होता है, ताप दाब, है ना। यदि किसी चालक की, थोड़ा सा मार्कर उठा लेते हैं, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था क्या, तो ताप दाब आदि ये सभी चीज होता है ना। तो यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था ना बदली जाए, तो उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा का क्या होता है, तो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने मतलब यह है प्यारे बच्चों, यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था ना बदली जाए, तो उसके सिरों के मध्य उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के क्या होता है, उससे प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसी को ओम का नियम कहते हैं। V समानुपाती I होता है, अथवा V बराबर RI होता है। ठीक है, V आपका हो गया, V आपका विभवांतर हो गया, R आपका प्रतिरोध हो गया, I आपका धारा हो गया। ठीक है यार बच्चों, आपको समझ भी आया होगा। और इस पर एक सवाल भी हम किए थे जो है पहला वीडियो में। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि अभी आपको हम एक प्रश्न बताए थे, आपको याद होगा तो अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि देखिए 5वां प्रश्न आपको बताते हैं किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको 3 को बताए थे, तो आप 2 को और याद कर लीजिए। ठीक है, एक और आप याद कर लीजिए कि चालक की लंबाई तो आपको बताए किए थे, है ना प्यारे बच्चों। चालक की लंबाई आपको बताए थे। उसके बाद अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बताए थे। उसके बाद पदार्थ की प्रकृति भी बताए थे, चालक का तापमान बताए थे, है ना। ये सभी चीजों पर जो है क्या करता है, तो निर्भर करता है। ठीक है, और प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ जाता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालक का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह विरोध किया जाता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। कहने मतलब यह है प्रतिरोध किसे कहते हैं, जब धारा के मार्ग में जब रुकावट आता है, जब धारा के मार्ग में जब रुकावट आ जाती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। कहने मतलब यह है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, जब धारा के मार्ग में जब रुकावट पैदा हो जाता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, विभवांतर बटे धारा होता है और ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है विभवांतर बटे धारा और ओम होता है। चलिए प्यारे बच्चों, आपको इन सभी प्रश्न जो हम प्रश्न बताए, इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही बेहतरीन तरह से याद भी रखिएगा। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आप 8 में से 8 प्रश्न आप नहीं बना पाओगे। अगर इन सभी प्रश्नों को आप याद रखते हैं तो फुल गारंटी है कि आप 8 में से 8 प्रश्न आप जो बोर्ड एग्जाम में बनाकर आ जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।